हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और इसके पहले वाली वीडियो में हमने पर्टिकुलरली एंट्रोपी के बारे में स्टडी किया। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है एंट्रोपी से रिलेटेड जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तब की एनसीईआरटी बुक में ही ये प्रॉब्लम दी हुई है कि प्रिडिक्ट इन विच द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजेज और डिक्रीजेस। आपको ये प्रिडिक्शन बताना है कि किस में एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही है और किस में एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू अ सॉलिड। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। थर्ड, आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दी गई है जिसमें सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो रहा है। और थर्ड है H2 गैसियस है जिससे वो एटोमाइजेशन हो रहा है और 2H में कन्वर्ट हो रही है। चलिए अब सबसे फर्स्ट देख लेते हैं। अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड। क्रिस्टलाइजेस कब होगा? जब हम किसी भी लिक्विड को फ्रीज़ करेंगे, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर देंगे, तब जाके वो क्रिस्टलाइज होगा सॉलिड के अंदर। तो जब हम फ्रीज़ कर लेते हैं तो जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो एक ऑर्डर स्टेट में आ जाते हैं। जैसे कि पानी को लिया, वाटर को लिया, और वाटर को जब हमने आइस में कन्वर्ट किया तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमे हुए हैं। देख सकते हैं आप, एक ऑर्डर में जम गए। ठीक है, इस वजह से एंट्रोपी क्या होगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। उसमें एंट्रोपी डिक्रीज़ है। रीज़न इज़ दैट कि वो एक रैंडमनेस है ही नहीं ना। जो भी मॉलिक्यूल थे वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आ गए हैं। तो जब भी किसी लिक्विड को हमने क्रिस्टलाइज़ किया तो जो भी सॉलिड मटेरियल थे वो एक प्रॉपर वे में आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर एंट्रोपी डिक्रीज़ हो जाएगी। सेकेंड बोल रहा है, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड का? 0 से 115 केल्विन बढ़ाया। देखो, अब 0 केल्विन पर जो भी पार्टिकल्स थे वो स्टैटिक थे, मतलब एंट्रोपी मिनिमम थी, मीडियम थी। लेकिन जब टेम्परेचर को बढ़ाया 115 केल्विन पर तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? जब 115 केल्विन टेम्परेचर जाएगा तो मूवमेंट करना चालू कर देंगे, ऑसिलेट करना चालू कर देंगे। मतलब जिस पोजीशन पर वो थे, जिस इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर वो थे, वहाँ से उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया, है ना। और उस वजह से वो मॉलिक्यूल्स में डिसऑर्डर हो गया, इधर उधर मूव कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। तो वो जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में थे वहाँ से वो हट चुके हैं, मतलब वो ठहरे हुए थे, एक प्रॉपर वे में थे। लेकिन अब जो टेम्परेचर बढ़ा है उसकी वजह से उनके बीच में जो भी मूवमेंट है वो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और उन मूवमेंट के बढ़ने की वजह से क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर आ चुका है। इसी वजह से अब डिसऑर्डर बढ़ गया है, रेंडमनेस बढ़ गई है, और इसीलिए क्या होगा? एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। क्लियर? थर्ड देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है और ये कन्वर्ट हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड में है, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड में है, बट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस में है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड है और उसकी एंट्रोपी लो है क्योंकि वो सॉलिड में है। सॉलिड में जो भी एटम्स होते हैं वो एक प्रॉपर वे में होते हैं, उनका अरेंजमेंट, क्योंकि इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसलिए वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होते हैं, इसलिए एंट्रोपी कम होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के केस में क्या होगा? प्रोडक्ट के केस में 1 सॉलिड है और 2 गैसेज हैं। और जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब गैस की बात आ जाती है तो रेंडमनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हम कंपेयर करें तो प्रोडक्ट के बनने के बाद, क्योंकि 2 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कौन सी स्टेट में जा चुके हैं? ये दोनों ही आपके गैसेस स्टेट में जा चुके हैं। और गैसेस स्टेट की वजह से यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो रिएक्टेंट के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, रिएक्टेंट के कंपैरिजन में वो बढ़ जाएगी। फोर्थ केस की बात करते हैं। फोर्थ केस में क्या है? हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में और इधर वाला जो हाइड्रोजन है वो भी गैसेस स्टेट में। डिफरेंस इज़ दैट कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में था
गैसेस स्टेट में और उसको हमने एटम के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, मतलब बेसिकली हमने एटोमाइजेशन किया है। तो अब क्या होगा, जब हम एटोमाइजेशन करेंगे तब हमारा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल 1 है और 1 मॉलिक्यूल से हमें 2 एटम्स मिल रहे हैं। हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल था और उस 1 मॉलिक्यूल से हमारे कितने एटम्स हमको मिले, 2 एटम्स मिले। क्लियर। जब भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बढ़ जाते, पहले मॉलिक्यूल था तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम थे, लेकिन जब वो एटम में हुआ, क्योंकि उसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड का ब्रेक हुआ तो पार्टिकल ज़्यादा हो गए। और जब भी पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, मतलब जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, जहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे, वहाँ पर डिसऑर्डर ज़्यादा होगा ना। अगर कम लोग हैं तो वो एक प्रॉपर वे में होंगे, अरेंज होंगे, लेकिन ज़्यादा हैं तो वो वहाँ पे डिसऑर्डर ज़्यादा होगा, रेंडमनेस ज़्यादा होगी। तो जब प्रोडक्ट बन रहा है तो क्योंकि 2 एटम्स हो गए हैं और उस वजह से जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है वो इंक्रीज़ हो गए हैं और इस वजह से जो डिसऑर्डर स्टेट है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो उसके अंदर डिसऑर्डर कम होगा। क्लियर। क्योंकि उसके पास में 1 मोल ऑफ डाइहाइड्रोजन है, वो एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसमें डिसऑर्डर कम होगा। लेकिन जब वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है तो डिसऑर्डर ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2 एटम्स बेसिकली हो रहे हैं, इसलिए वहाँ पर डिसऑर्डर ज़्यादा होगा। तो रिएक्टेंट का डिसऑर्डर कम है तो एंट्रोपी कम होगी, लेकिन जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक प्रॉब्लम को डिस्कस किया जिसमें हमें एंट्रोपी इंक्रीज़ हो रही थी, डिक्रीज़ हो रही थी, ये पर्टिकुलर बताना था। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगली प्रॉब्लम को नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में। स्टे होम, स्टे सेफ और घर पर रहें, सुरक्षित निकलें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। थैंक यू सो मच।